नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो अंतर्भाग 1 पुस्तिका है उसका अंतिम अध्याय प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो पद्यखंड से संबंधित है। इस अध्याय के जो कवि हैं वो हैं धूमिल। इनका जन्म सन 1936 ईस्वी को वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में होता है। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। इनका देहांत सन 1975 ईस्वी को होता है। इन हाई स्कूल पास करके रोजी की फिक्र में पड़ गए। सन 1958 ईस्वी में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया और वहीं पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। ऐसमें ही ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु हो जाती है। धूमिल की अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं। कुछ अभी तक अप्रकाशित भी हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संग्रह है। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गंवईपन है, एक भदेशपन है जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है और 1960 ईस्वी के बाद के मोहभंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का शत्रु है, इसलिए उनकी कविता में यह करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है तो कहीं व्यंग्य और चुटकुलेबाजी का। साठोत्री कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जा सकती हैं। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता घर में वापसी दी गई है। यह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। यहाँ विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने हेतु कोई चाबी बनाई जा सके और इस जटिल ताले को खोला जा सके। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक न हो, माता पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहशील वातावरण हो ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। इसके शब्दार्थ हैं पड़ाव मतलब फेज या चरण, लोह साई लोहे के औजार बनाने वाली भट्ठी, सलाखें लोहे की छड़, दीवट दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान, भुन्ना से मतलब जटिल। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने घर के सदस्यों के बारे में बताया है। वह अपनी माँ के विषय में कहते हैं कि उनकी माँ बस के 2 पंचर टायर के समान है, यानी कि उसकी माँ आंखों से देख नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को बस के टायर के माध्यम से यहाँ परिचय करवाया है। पिता की आंखें लोह साई की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर के दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा अपने पिता और बेटी की आंखों के बारे में बताया है कि उनके पिता की जो आंखें हैं वो सलाखाओं के समान हैं और उनकी जो बेटी की आंखें हैं वो बिल्कुल उस दिए के समान हैं जो दिया हमेशा प्रज्वलित
रहता है और अपने प्रकाश की ऊर्जा से सभी को एक नई किरण प्रदान करता है। पत्नी की आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम स्वजन हैं करीब बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। तो यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों के बारे में बताया है कि पत्नी की वह आंखें हैं, वह उसके हाथ के समान है, जो उन्हें हमेशा बांध कर रखती हैं, हमेशा उनका ख्याल रखती हैं। उनकी पत्नी अपनी आंखों से पल भर के लिए भी कवि को ओझल नहीं होने देती। यानी कि उनकी पत्नी के बारे में उन्होंने यह कहना चाहा है कि उनकी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है, जो हर पल अपने पति का ध्यान रखती है। वैसे हम सौजन हैं करीब बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर हैं गरीब। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताले बनवाते और भाषा के भुनाशी ताले को ठोकते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गरीबी और अमीरी के विषय में बताया है कि वह कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वह पैसों के पीछे भागते हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। वह अपने परिवार की मांग को पूरा करते करते अपने आप में एक दिन खत्म हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि परिवार क्या होता है। लेकिन जो गरीब होते हैं, भले ही पैसे उनके पास न हो, वह भले ही अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, मगर उनमें एक चीज़ है, वह है साथ मिलकर रहने का भाव, साथ मिलकर चलना। वह साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ जीते हैं। परिवार के हर एक सदस्य को एक दूसरे की ज़रूरत के बारे में पता होती है, भले ही वह ज़रूरत पूरी हो चाहे ना हो, मगर वह हमेशा एक साथ रहते हैं। वहीं अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो वे लोग भले ही पैसे से अमीर हो, मगर उनके परिवार में वह साथ नहीं देखने को मिलता जो गरीब परिवार के लोगों के बीच देखने को मिलता है। कवि का परिवार 5 व्यक्तियों का परिवार है और यह 5 व्यक्ति कभी भी अपने सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। रिश्तों की सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते हैं, कहते हैं कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी थोड़ा अलग है, करते तो मेरी हम सफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने परिवार के बारे में कहते हैं कि यह मेरे पिता हैं, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी के संपर्क में कहते हैं कि यह मेरे जीवन की वह अमूल्य सदस्य है जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। यानी कि वह अपनी पत्नी को संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी भी उनसे उतना ही अधिक प्यार करती है जितना वह अपनी पत्नी से करते हैं। और कवि के अनुसार प्यार से जिंदगी चलती है। भले ही आपके पास पैसा हो ना हो, अगर आप किसी को प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो आप जिंदगी में एक सफल व्यक्ति हैं। जिसके पास भले ही पैसा ना हो, मगर 2 चीज़ हैं, ना तो आपके पास सब कुछ है, और जो बहुत से लोगों के पास पैसा होता है उनके पास प्यार नहीं होता जो आपके पास होता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो चुका है और ये पुस्तक भी समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।